हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ झांसी की रानी कविता, जो कि है प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो आइए सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और इनका जो मृत्यु है वो 15 फरवरी 1948 को हुई। कहा जाता है इनकी मृत्यु मोटरसाइकिल जो दुर्घटना है उसमें हुई थी, जब ये अपने पति लक्ष्मण सिंह जी के साथ गाड़ी में जा रही थी, तब इनकी मृत्यु हो गई। यदि हम इनकी बात करें तो इनके पिता रामनाथ सिंह ठाकुर जी थे और इनका जो जन्म स्थान है वो निहालपुर प्रयाग है। ये जो है प्रथम राष्ट्रवादी कवित्री मानी जाती हैं और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इन्हें राष्ट्रीयता की आत्मा कहा है। इनकी जो सबसे पहली कविता है वो नीम थी, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा यदि हम इनकी प्रथम राष्ट्रीय कविता की बात करें तो ये कविता थी उनकी सैनिक कविता। तो अगर हम बात करें इनकी प्रसिद्ध रचना की, वो है मुकुल, जो कि 1931 में प्रकाशित हुई थी और ये जो है इसी रचना के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब हम आते हैं इनकी इस रचना पर, जो कि है झांसी की रानी। ये उनकी प्रसिद्ध कविता है। इसके अंदर उन्होंने जो झांसी की रानी है उनके बारे में उल्लेख किया है कि वो जन्म से लेकर उनकी जब तक मृत्यु हुई तब तक उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। ये राष्ट्रवादी चेतना की सबसे प्रथम कवित्री रही थी और इन्होंने जो है जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जेल में ये अनेक बार गई और वहाँ जाकर इन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही, मतलब बहुत सारे दर्द सही। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में ये आपने जाना कि ये क्या थी, एक तरह से राष्ट्रवादी कवित्री थी। राष्ट्रवादी मतलब देश की एक तरह से स्वतंत्रता से प्रेरित होकर ये कविताएं लिखती थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। हाँ, इससे पहले एक और बात बता देती हूँ मैं आपको। इनकी जो बेटी है सुधा चौहान, उन्होंने क्या किया है, अपनी माता पिता की जीवनी लिखी है और उनकी उस जीवनी का नाम है मिला तेज से तेज, जो कि आपकी झांसी की रानी जो है इस कविता की ही एक प्रमुख पंक्ति है। तो चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो सुबह जैसे हमने कहा झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता रही है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकी पंक्तियां। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यहाँ पर कहते हैं कि सिंहासन हिल उठे। सिंहासन किसका? हमारे देश पर भारत में बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन था। तो क्या हुआ था 1857 में, जब पहली क्रांति हुई, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय क्या है, जो ये अंग्रेज थे बहुत समय से बैठे हुए थे, इनके सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, और जो यहाँ पे राजवंश थे, राजाओं के वंश, राजवंश में क्या होता है कि राजाओं के वंश, यहाँ पे आपको पता होगा पहले क्या होता था कि राजा ही शासन करते थे, तो वो सारे के सारे जो राजा थे उनकी भ्रिकुटियां तन गई, मतलब एक तरह से क्रोध से आंखें दिखाना, इस तरह की आंखें उन्हें दिखाने लगे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब ये ऐसा समय आ गया था, किस समय, जिस समय आपकी 1857 की क्रांति आई थी। इस समय क्या हुआ था कि बूढ़ा भारत, बूढ़ा भारत किसे कहा गया है कि जिस समय भारत के अंदर कोई इच्छा कोई उम्मीद नहीं थी, सारे के सारे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के नीचे रहकर काम करने लगे थे, उनको जो है आज़ादी की कोई इच्छा ही नहीं थी। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उस बूढ़े भारत में जिसके अंदर की सारी इच्छाएं नष्ट हो चुकी हैं, सारी भावनाएं नष्ट हो चुकी हैं, उसमें फिर से नया जीवन आ गया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। और आज क्या हुआ था, जिस समय क्रांति उत्पन्न हुई तो सभी ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पाने के लिए ये सोचा कि हमारी जो आज़ादी है वो कितनी मूल्यवान है, उसकी कीमत सभी लोगों ने पहचान ली थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और सबने मन में ये ठान लिया था कि अब फिरंगी, फिरंगी किसे कहा गया है, अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश शासन को,
कहा गया कि इन सभी लोगों ने मिलकर इस ब्रिटिश शासन को दूर करने की मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए क्या कहते हैं, क्रांति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उस समय सन 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो मंगल पांडे हैं उन्होंने जो है बैरकपुर में वहाँ से क्रांति की शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे करके ये मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर बहुत सारे क्षेत्रों तक फैल गई थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं वह तलवार पुरानी थी। यहाँ पर कह रहे हैं सारे के सारे जो लोग हैं अभी मन के अंदर जिनकी एक तरह से हिम्मत टूट चुकी थी कि आज़ादी मिलेगी, वो तलवार रखे रखे उसमें जंग लग चुका था, मतलब लोगों की इच्छाएं समाप्त हो चुकी थी। परंतु जैसे ही 1857 की क्रांति हुई वो तलवार क्या हो गई, चमकने लगी। वो तलवार जो है फिर से लोगों के मन में उत्साह छा गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह, अब देखो बुंदेले वो कहते हैं बुंदेलखंड के लोगों को, और वहाँ पे हर बोले क्या होते हैं, जो आपने सुना होगा जैसे गीत गाते रहते हैं लोग, लोकगीत आपने सुने होंगे। तो इसी तरह से क्या होते हैं, लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं, वीर गाथाएं गाते हैं लोगों की। आपने देखा होगा कि जो राजस्थान में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कालबेलिया वगैरह करते हैं और साथ में गीत भी गाते रहते हैं, वहाँ के राजाओं के गीत गाते हैं। तो वैसे ही करके जो बुंदेलखंड के हरबोले थे, जो गीत गाने वाले लोग थे, उनके मुंह से हमने क्या है कहानी सुनी थी। क्योंकि वो कहते थे कि खूब लड़ी मर्दानी, वह स्त्री जो मर्दों के समान है, उसने क्या है, वह एक खूब लड़ी है, बहुत ज़्यादा मर्द के समान लड़ी है। और वो कौन है, झांसी की रानी। और झांसी की रानी कौन है, लक्ष्मी बाई। अब आगे देखिए, कहते हैं कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वो कौन थी, कानपुर के जो नाना थे, नाना साहब, उनकी मुंह बोली बहन थी और उनका नाम क्या था, छबीली था। मतलब रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या बताया है, सबसे पहले उनका नाम छबीली बताया है। और आपको पता होगा मनु भी किसे कहा जाता है, आपका इनको लक्ष्मीबाई को ही कहा जाता है, और लक्ष्मीबाई भी उन्हीं का नाम है। तो यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और अपने पिता की वो एकमात्र संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, वो जो है नाना साहब के साथ ही खेलती थी, उनके साथ ही पढ़ती थी। और उसकी जो है सबसे प्रिय सहेली, मतलब उसे जो है सबसे ज़्यादा पसंद क्या था, बर्छी चलाना, ढाल चलाना, कृपाण चलाना, मतलब एक तरह से चाकू होता है वो, और कटारी मतलब यह जो है तलवार, ये सब ही उसके जो है प्रिय हथियार थे। और वीर शिवाजी की कहानियां जो हैं उसको मुँह जवानी याद थी। ये सारी बात कौन बता रहे हैं, बुंदेले बता रहे हैं। और उनके मुंह से क्या सुनी है हमने, कहानी सुनी है कि वो कौन थी, वो झांसी वाली रानी थी। आगे कहते हैं लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब कहते हैं कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, मतलब जो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान वो कह रही हैं कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। ऐसा लगता है वो वीरता की अवतार थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा साहसी थी। और जो यहाँ पर जो मराठे थे वो बहुत ज़्यादा पुलकित प्रसन्न होते थे जब वो क्या देखते थे कि उसकी तलवारों के वार, कि वो किस तरह से वार करती हैं। नकली युद्ध करना और व्यूह की रचना करना और शिकार करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके अलावा जो वो खेल खेलती थी उनमें क्या था कि वो सेना का घेरा किस प्रकार बना रही है, दुर्ग को किस प्रकार तोड़ रही है, ये सारे के सारे उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनकी जो कुल देवी थी कौन थी, एक तो वो महाराष्ट्र की थी, वहाँ की कुल देवी जो है उनकी भवानी थी। भवानी मतलब दुर्गा, दुर्गा माता की वो सबसे ज़्यादा पूजा करते थे। उनकी भवानी जो है क्या थी, एक तरह से कुल देवी थी। और ये कहानी हमने किससे सुनी है, हर बोलों के मुंह से सुनी है। इस बात को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे 36 अलग अलग भागों में विभक्त है, मतलब 36 लाइन्स हैं इसमें, 36 भाग हैं इसके। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, हर बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि उनकी शादी जो है किसके साथ हो गई, झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हो गया। तो कहते हैं कि वो जो है कैसे आई झांसी में, वीरता के वैभव सी, मतलब वीरता जैसे बहुत ही साहस के साथ, वैभव मतलब क्या होता है, संपन्नता। तो इस तरह से वो जो है यहाँ झांसी के अंदर आई, उनकी सगाई हो गई गंगाधर राव के साथ। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, और जब शादी हो गई तो वो क्या बन के, रानी बन के लक्ष्मीबाई कहाँ आ गई, झांसी के अंदर आ गई। राजमहल में क्या होने लगा, जब शादी हो गई सारे लोग खुशियां मनाने लगे, और वहाँ पे जो बुंदेले थे ऐसा लगा कि वहाँ पर बहुत ही एक तरह से क्रोध के साथ, खुशी के साथ, अग्नि के समान कौन आई है, ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो आई हैं। फिर कहते हैं चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। देखो अर्जुन की जो पत्नी है वो कौन थी, चित्रा, और शिव की जो पत्नी है वो कौन, पार्वती माता मानी जाती हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देकर कहा है कि गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की जोड़ी इस प्रकार लग रही थी कि उन दोनों ने एक दूसरे को पाया है, अर्थात दोनों ही जन्म जन्म के साथी हैं। और ये गाथा हमने किससे सुनी है, बुंदेले के हर बोलों के मुँह से, क्योंकि वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। आगे कहते हैं उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में खुशहाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, उदित हुआ सौभाग्य। अब जब झांसी के अंदर वो आई हैं, हर तरफ क्या है, खुशहाली छा गई, तो सौभाग्य उदित हो गया। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खुशहाली छा गई। मुदित महलों में उजियाली छाई, और जो महल थे उनमें जो है प्रकाश प्रकाश फैल गया, अर्थात हर जगह खुशियां छा गई। परंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे काल गति, समय की गति ऐसे आई, चुपके चुपके काली घटा, मुश्किलों के बादल जो हैं वो लेकर आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये बताया हुआ है कि जो गंगाधर राव है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है कि अभी तो खुशियाँ छा रही थी, परंतु अचानक ही जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर किस तरह जो खुशियों का अवसर था वो मातम में बदल गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। अब कहते हैं जो रानी हमेशा तीर कमान चलाया करती थी, कर मतलब हाथों से, उसके हाथों में चूड़ियां तो उसे जो है अच्छी लगी ही नहीं, क्योंकि वो विधवा हो गई थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो तीर चलाने वाले हाथ थे उनमें जो है चूड़ियां कभी भी उन्हें भाई नहीं थी। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। जैसे कि अब क्या हुआ, राजा की मृत्यु हो गई और जो उनकी किस्मत थी उसे भी दया नहीं आई। अब जो राजा जी थे वो कैसे मरे थे, निसंतान मरे थे। मतलब यहाँ पर जो है राजा का कोई पुत्र नहीं था। और पहले क्या होता था, जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जिसके भी राजा का पुत्र नहीं है तो वहाँ पर क्या करते थे, खुद अपना शासन कर लेते थे, उसको हड़प लेते थे। तो ये सब कुछ बहुत ही दुख की बात थी। कहते हैं निसंतान मरे राजा जी, जो राजा हैं वो निसंतान मरे, वो जो इस कारण जो है रानी बहुत ज़्यादा दुखी थी। और ये कहानी हमने किससे सुनी थी, बुंदेले के हर बोलों के मुँह से। आगे कहते हैं बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अब बताओ क्यों हर्ष आया, क्यों खुश हुआ डलहौजी, क्योंकि डलहौजी इसलिए खुश हुआ कि उसे लगा, अब डलहौजी कौन है, जैसे वायसराय वगैरह होते थे यहाँ पे जो शासन करते थे जो अंग्रेज़ लोग थे, तो वायसराय या जनरल इस तरह से उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। तो डलहौजी उसी समय वहाँ पर वायसराय था। तो कहते हैं कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। क्या हुआ था, जो डलहौजी था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अब तो झांसी के पर कोई शासन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है पुत्र तो है ही नहीं। तो इसके कारण उसने क्या सोचा, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और अपने मन में सोचा कि अब तो मैं अब यहाँ पे आसानी से जाके इस झांसी को हड़प लूँगा।
ठीक है। फिर क्या हुआ, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे देखिए डलहौजी आ गया, उसने तुरंत जो है दुर्ग किले पर क्या फहरा दिया, अपनी फौजें भेजकर झंडा फहरा दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि लावारिस कोई पड़ गया है और वहाँ पर उसका वारिस बनकर जो है कौन आ रहा है, ब्रिटिश राज्य आ रहा है। मतलब झांसी को वो अपने आप में हड़पना चाहता है। अब देखो जो रानी थी बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई थी, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो क्या देखती है कि झांसी जो है बहुत ज़्यादा वीरान हो गई है, बहुत ज़्यादा दुख में डूब गई है। ये कहानी कौन बता रहे थे, बुंदेले के हरबोले। आगे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है किस तरह से युद्ध करती हैं रानी जी। आगे देखिए, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो अंग्रेज थे वो कैसे आए थे भारत, क्यों आए थे। सबको पता है कि वो व्यापार करने के लिए आए थे। जैसे वास्को डी गामा जो है 1498 में आया था भारत के कैलिकट बंदरगाह पर, और वहाँ से जो है उसने क्या किया था, धीरे धीरे करके जब वो आया उसने पता लगाया तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे आ गए, पुर्तगाली आ गए, फ्रांसीसी आ गए, ऐसी करके अंग्रेज़ आ गए। तो जो अंग्रेज़ थे यहाँ पर किस कारण आए थे, व्यापार करने के लिए। तो कहते हैं अनुनय विनय नहीं सुनता है, ये जो फिरंगी लोग हैं, ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, ये प्रार्थना नहीं सुनते, इनका क्या है, इनकी माया ही अलग है। ये क्या थे, व्यापारी बनकर दया चाहते थे जिस समय वह भारत आए थे। फिर क्या हुआ, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो डलहौजी ने अपने पूरे पैर पसार लिए, वो तो हमारे राज्यों को ही हड़पने लग गया है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। अब तो पलट गई काया, और क्या हो गया, हमारी जो काया है अब बिल्कुल ही उल्टी हो गई। हम जो है क्या कर रहे थे, पहले हमसे वो व्यापार करने के लिए आ रहे थे, हमें दया मांग रहे थे हमसे, और अब हम ही उनकी दया के पात्र हो गए। मतलब ये जो पूरा था वो उल्टा पासा पलट गया। फिर क्या किया उसने, आ गया हमारे ही राजाओं से, मतलब जिससे वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे कि हे राजा मुझे तो क्या करो, आप हम पर दया करो, हम तो आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, हमें फ्री में व्यापार करने दो। और बाद में क्या हुआ, उन्हीं राजाओं को बिल्कुल ठुकरा दिया। क्या किया, राजाओं नवाबों को भी पैरों से ठुकराया, और उसके बाद उन्हीं को बोला अरे आप क्या करोगे यहाँ से, आप यहाँ से बाहर निकलो, मतलब हमारे राजाओं को ही बाहर निकाल दिया। इस तरह से कहते हैं कि पासा पलट देना, पासा पलट गया। आगे क्या हुआ, रानी दासी बनी, बनी है दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो क्या कहते हैं, रानी दासी बनी, वो जो रानी थी वो क्या बन गई थी, दासी बन गई थी, परंतु आज वही दासी क्या बन गई थी, फिर से महारानी थी। मतलब अब उन्होंने क्या किया था, जो रानी है उसको उन्होंने सोचा था वो दासी के समान है, वो अब कभी रानी नहीं बन पाएगी, परंतु उन्होंने क्या किया, अपने राज्य का क्या लिया, अपने हाथों में ले लिया सारा दायित्व। एक राजा के स्थान पर वो बैठी, अपने झांसी किसी को नहीं देने के लिए कहा, और उन्होंने क्या किया, अब वो दासी नहीं रही, अब वो क्या बन गई, महारानी है, महारानी बन गई। मतलब उसने साहस के साथ अंग्रेजों का सामना किया। और ये कहानी हमें कौन सुना रहे हैं, बुंदेलखंड के हरबोले। आगे कहते हैं, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्रनिपात। अब यहाँ पे बताया हुआ है सब चीज़ों पर कब्जा देखो डलहौजी ने कैसे किया। आपको पता है उसने हड़प नीति चलाई थी, राज्य हड़प करने की नीति। तो उसने क्या किया था, राजधानी दिल्ली पर अधिकार किया, लखनऊ पर अधिकार किया, जो पेशवा था बिठूर में उस पर भी अधिकार कर लिया, नागपुर पर भी अधिकार कर लिया, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सिंध पंजाब सारे क्षेत्रों पर उसने क्या कर दिया, वज्रनिपात, एक तरह से हाहाकार मच गया, सारे क्षेत्रों को उसने लूट लिया, अपने पास हड़प लिया। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो बंगाल और मद्रास थे उनकी भी सेम यही हालत थी, क्योंकि क्या था, सभी कुछ लूटा जा रहा था, सभी कुछ को हड़पा जा रहा था। तो ये कहानी सुना रहे थे बुंदेलखंड के हरबोले। आगे देखते हैं,
रानी रोई रनिवासों में, बेगम गमज़े थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लक्खा हार। अब देखो क्या कहते हैं कि जो रानी थी वो सारी क्या थे, रनिवास क्या होता है, रानियों के रहने का स्थान। वहाँ पर जो थे बहुत ज़्यादा रानियां दुखी थी, और जो बेगम थी वो भी गम से दुखी थी, क्योंकि नवाबों की पत्नियां कौन होती थी, बेगम। वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि सारे इस क्षेत्र हड़प लिए थे, लखनऊ वाला क्षेत्र हड़प लिए थे। फिर कहते हैं जो राजा रानी थे उनके जो गहने और कपड़े थे वो कलकत्ते का बाजार था, वहाँ पर नीलाम किए जाते थे, बोलियाँ लगती थी, और हमारे जो अंग्रेज़ों के अखबार थे उनमें लिखा जाता था कि हाँ आज इसकी नीलामी हो रही है, आज इसकी नीलामी हो रही है। तो इसी तरह से कहते हैं, नीचे देखो लिखते हैं, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लक्खा हार। मतलब यहाँ पे जो है हर एक चीज़ एक तरह से इज्जत बिक रही है। हमारी जो रानियाँ महारानियाँ थी उनके गहने जवाहरात सब कुछ बिक रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ऐसा लगता है कि वो जो पर्दा था, एक तरह से स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि इज्जत की बात होती है कि स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए, परंतु यहाँ पर खुले आम उनकी हर एक गहने कपड़े वो सब बिक रहे थे। एक तरह से कौन बेच रहा था, परदेसी, जो उनका अपना नहीं था, अपने ही देश के अंदर वो बेगाने हो गए थे। ये सारी की सारी बात कौन बता रहे हैं, बुंदेलखंड के हरबोले। आगे कहते हैं, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब देखो कहते हैं जो कुटियाँ थी, जो गरीब लोग थे, उनके अंदर दुख दर्द था, विषम वेदना थी, बहुत ज़्यादा दुख दर्द था। और जो महल थे आहत अपमान, वहाँ पर अपमान हो रहा था, क्योंकि महल भी तो अपने नहीं थे, राजाओं को तो निकाल दिया था, नवाबों को भी ठुकरा दिया था, तो इसके कारण वहाँ पर भी अपमान होता था। वीर सैनिकों के मन में, जो भी यहाँ पे वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था, गर्व था कि हमारे पुरखे बहुत ही साहसी थे। जो नाना धुंधु पंत थे, पेशवा, वो क्या कर रहे थे, सामान जुटा रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे आज़ादी के लिए। और जब बहन छबीली, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने क्या किया, रणचंडी, रणचंडी मतलब होता है युद्ध के देवी, युद्ध की देवी के रूप में आह्वान किया कि हम सब युद्ध करेंगे, हम अपनी जो झांसी है मैं नहीं दूंगी। वो तुरंत कहती हैं, जिस समय ये डलहौजी जाता है और सोचता है कि भाई आराम से झांसी को लूट लेगा, तो उस समय जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो कहती है मैं प्राण दे दूंगी पर अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो इस तरह से वहाँ पर उन्होंने युद्ध घोष आह्वान कर दिया था। आगे कहते हैं, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्होंने तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो यहाँ पर कहते हैं कि अब उन्होंने ये यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का मतलब क्या है, हवन किया नहीं, यज्ञ का मतलब है जो क्रांति की भावना है, जो क्रांति की ज्वाला है, वो अब आरंभ हो चुकी थी। 1857 में पहले ही मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कर दिया था, फिर मेरठ में, दिल्ली में, हर तरफ जो है युद्ध हो रहा था। तो अब वो क्रांति की ज्वाला जल चुकी थी, और इसी ज्योति को कौन जलाने वाला था आगे, रानी झांसी की बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, वो जो है इसे आगे बढ़ाने वाली थी। और ये कहानी हम किसके मुंह से सुनते हैं, हरबोलों के मुंह से। आगे देखो क्या कहते हैं, महलों ने दी आग झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। यहाँ पर कहते हैं कि जो महल थे उन्होंने भी इस क्रांति के उसमें आग की तरह काम किया, साथ दिया, और जो झोपड़ी वाले थे, मतलब जो गरीब लोग थे, उन्होंने भी अपना साथ दिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी, और ये जो स्वतंत्रता की बात थी कहाँ से आ रही थी, अंतरतम, हमारे मन के अंदर से, क्योंकि अब हम थक चुके थे किसके, उससे, ये जो अंग्रेज थे उनके अधिकार से थक चुके थे, इसलिए हम चाहते थे कि हम आज़ाद हों। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारी ये जो स्वतंत्रता की बात थी वो किससे आई थी, अंतरतम, हमारे अंदर से आई थी। फिर कहते हैं, झांसी चेती, झांसी जाग चुकी थी, दिल्ली चेती, दिल्ली जाग चुकी थी, और लखनऊ, जहाँ पर अभी सब कुछ लूट लिया था, हड़प लिया था, वहाँ तक क्या फैल गई, इस क्रांति की लपटें फैल गई। मेरठ कानपुर पटना, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर
हिस्सा लिया। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। अब क्या था, जबलपुर और जो कोल्हापुर था वहाँ पर भी इस क्रांति की ज्वाला को बहुत ज़्यादा बढ़ाना था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि ये कहानी हम किसके मुंह से सुन रहे हैं, जो बुंदेले हैं उनके मुंह से हम ये कहानी सुन रहे हैं। आगे कहते हैं, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैन्य अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती जो उनकी कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि अब जैसे ही ये शुरू हुआ, ये स्वतंत्रता का महायज्ञ शुरू हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे वीर लोगों के नाम आए। कौन कौन से थे, नाना धुंधु पंत, तांतिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। इनके बारे में कहा जाता है बिहार के सबसे, एक तरह से 70 वर्ष के थे ये, और फिर भी इतने वीर थे कि इन्होंने अंग्रेज़ों को बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी थी इनके सामने। तो ऐसे ऐसे जो वीर योद्धा थे ये सब आ रहे थे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। अब इन नामों को हम हमेशा याद रखेंगे। और आज जो है, जिस समय ये युद्ध लड़ रहे हैं, कहते थे कि ये जो है इन्होंने क्या किया, देशद्रोह कर दिया, जुर्म कर दिया, ठीक है, गलत बात बोलते थे। बल्कि आज हम जानते हैं कि उन्होंने जो है कुर्बानी दी थी, वो लोग कुर्बानी दे रहे थे और उसको जो है अंग्रेज़ लोग कह रहे थे कि ये जुर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। जबकि आज हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। और ये कहानी हम किनके मुँह से सुनते हैं, बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से। आगे देखते हैं, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब झांसी की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई क्रांति की बात, अब झांसी की तरफ आते हैं। कहते हैं ये सारी बात हम झांसी के मैदानों में छोड़ चले हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़ाई का, युद्ध का मैदान है, वहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी लग रही है मर्द की तरह, बिल्कुल साहसी, वीरता से लड़ने वाली, ऐसे बनकर वो मैदान में खड़ी है। और वहाँ पर लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वो अपने जवानों के साथ आया हुआ है, और रानी ने उसे देखकर तलवार खींच ली है, और फिर वहाँ पर भयंकर युद्ध होने लगा है। द्वंद का मतलब होता है युद्ध, और आसमानों मतलब वहाँ पे जो आसमान था, वो जो मैदान था, वहाँ पर युद्ध होने लगा। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। अब देखो क्या हुआ, रानी इतने साहस के साथ लड़ी कि जो वॉकर था वो जख्मी होकर वहाँ से भाग गया। ठीक है, उसे अजब हैरानी थी, उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर में एक जो औरत थी उससे कैसे हार गया। और ये कहानी हमने किससे सुनी, बुंदेले के हरबोलों के मुँह से। हमारे वहाँ जो बुंदेलखंड के हरबोले थे उनके मुँह से सुनी। इसका दूसरा भाग मैं जल्दी लेकर आऊँगी क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो रहा है। तो अभी आप इसे देखिए, फिर हम दूसरे भाग में मिलते हैं इसके।